वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी सीबीएसई के हैं। चैप्टर का नाम है आपका शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, और ये लगभग आपका 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का जो आपका चैप्टर है, उसके आपके एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसके आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आपको दिया हुआ है। आंसर है आपका, पांडुलिपियाँ हस्तलिखित किताबें होती थीं। इन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा जाता था। इन्हें तैयार करने में अनेक लोगों का योगदान रहता था। कागज बनाने वाले पांडुलिपियों के लिए पृष्ठ तैयार करते थे, फिर सुलेखक साफ अक्षरों में लिखते थे। चित्रकार यथावत स्थानों पर चित्र बनाकर पृष्ठों को सौंदर्य बढ़ाते थे, तो कोफ्तगर पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे, तथा अंत में जिल्दसाज सभी तैयार पृष्ठों को एकत्रित कर एक एक अलंकृत आवरण में जमा देते थे। सुलेखक नस्तलिपि में लिखा करते थे, जिसे अकबर बहुत पसंद करते थे। लेखकों और चित्रकारों का दरबार में सम्मान भी किया जाता था, परंतु अन्य लोगों यथा कोफ्तगर व जिल्दसाजों को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कार्य और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा। तो इसका आंसर आपको दिया गया हुआ है। आंसर है आपका, मुगल बादशाह की तुलना ईश्वर से की जाती थी। राजा का दर्जा सबसे ऊपर होता था। बादशाह इस सत्ता के भाव को नित्य कर्म तथा उत्सवों के समय देखा जा सकता था। शासक का जन्मदिन और नौरोज मुख्य उत्सव होते थे। जन्मदिन के समय बादशाह को अनेक वस्तुओं से तोला जाता था और फिर बाद में उन वस्तुओं को प्रजा में बांट दिया जाता था। दरबार में बादशाह के सबसे पास बैठने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता था। शाहजहां की समय सरकार के नए तरीके यथा जमी बेसो को अपनाया गया। सभी लोग जो राजा से मिलने आते थे, उन्हें उत्कृष्ट श्रेणी के उपहारों से बादशाह का अभिवादन करना होता था। अकबर ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की थी। इसमें बादशाह सुबह सुबह प्रार्थना के बाद पूर्व दिशा में छोटे से झरोखे से प्रजा का दीदार करते थे। इस प्रकार उपरोक्त गतिविधियों ने बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया है। ओके, नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य में शाही परिवारों की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर दिया गया है, मुगल काल में स्त्रियों का योगदान उल्लेखनीय है। वे शाही परिवारों में बेगम, अगहा और अगाचा के रूप में रहती थीं। इसमें पति के सबसे करीब बेगम होती थी। वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त अन्य महिलाओं यथा नूरजहां और गुलबदन बेगम का योगदान राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। प्रशासनिक कार्य में जहांगीर की बेगम नूरजहां का काफ़ी दखल रहता था, तथा जहांगीर भी उनसे विचार विमर्श करके निर्णय लेते थे। शाहजहां की पुत्रियां जहांनारा और रोशनारा भी अन्य मनसबदारों के समान कमाती थीं। दिल्ली स्थित चांदनी चौक की रूपरेखा भी जहांनारा ने ही बनवाई थी। गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूंनामा मुगल काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके कार्य में मुगलों और घरेलू जीवन तथा स्त्रियों द्वारा संघर्ष सुलझाने में योगदान बताया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया? ओके, इसका आंसर आपको दिया गया है। मुगल साम्राज्य के बाहर और भीतर अनेक ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने मुगलों की नीतियों को आकार दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कंधार का है। कंधार मुगलों और सफावियों के बीच झगड़े का कारण था। मुगल हमेशा चाहते थे कि कंधार और काबुल पर नियंत्रण उन्हें संभावित खतरों से सुरक्षित रख सकता है। मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर अनेक तीर्थयात्री जाते थे, इसलिए मुगलों के लिए यह आवश्यक था कि वे ऑटोमन साम्राज्य के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, ताकि तीर्थयात्रियों व साथ ही व्यापारियों का आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। अकबर द्वारा जेसुइट प्रचारकों को बुलाया जाना भी मुगल साम्राज्य की धर्मनिरपेक्षता को बताता है। जेसुइट प्रचारकों के कारण ही यूरोप भारत के बारे में जान पाया था। जेसुइटों द्वारा दिया गया विवरण फारसी इतिहास में मुगलों की जीवन के बारे में बताए गए तथ्यों की भी पुष्टि करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो दिया हुआ है आपके बुक में। मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से प्रांत पर नियंत्रण रखता था? ठीक है, इसका आंसर आपको दिया गया है। अत्यंत विशाल मुगल साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक स्तरों पर विभाजित था। सर्वप्रथम प्रांत आते थे, जिन्हें सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबा एक सूबेदार के अधीन होता था। सूबेदार सीधे बादशाह के प्रति जवाबदेह होते थे। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में विभक्त होता था। हर स्तर पर अनेक अधिकारी यथा कानूनगी, चौधरी, काजी, संदेशवाहक, लेखाकार इत्यादि काम करते थे। बादशाह सर्वोपरि होता था। हालांकि फारसी मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी, परंतु निचले स्तर के प्रशासन में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो दिए हुए एक्सरसाइज, उसमें निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए लगभग 250 से 300 शब्दों में। ठीक है, बिटवीन 250 to 300 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। एक निबंध की तरह, ऐसे की तरह लिखना है आपको, जिसमें क्या करना होता है आपको, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे आप एक्सप्लेन करके लिखते हैं। ठीक है, उसमें से आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपका। उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। मतलब आपको विशिष्ट लक्षण बताने हैं और उसका उदाहरण भी साथ में देना है। ठीक है, आता है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका आंसर दिया हुआ है, एक बार आप देखिए। आंसर है आपका, मुगल इतिहास का भारतीय इतिहास में अत्यंत विशिष्ट स्थान है। इस स्थान के पीछे अनेकों अभिलक्षणों का योगदान रहा, जिनमें से मुख्य अभिलक्षण इस प्रकार है। साहित्य में है आपका, सभी मुगल बादशाहों ने अपनी कीर्ति गाथाओं को इतिवृत्त के माध्यम से एकत्रित करने का प्रयास किया। अकबर ने अबुल फजल से अकबरनामा का लेखन करवाया। आईने अकबरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, वह अकबरकालीन साम्राज्य की संस्कृति का बयान करती है। बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद करवाया गया था। तो शाहजहां का बादशाहनामा और औरंगजेब का आलमगीरनामा भी मुगल इतिहास की अमिट छाप छोड़ गए थे। कला मुगल शासक विशेषतः अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने रंगीन चित्रकारी और चित्रकारों को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शासक के दैवीय रूप को चित्रों में प्रभा मंडल के साथ दिखाया गया है। अबुल फजल तो चित्रकारी को एक जादुई कला मानते थे, जिसमें निर्जीव को भी जीवंत करने की खूबी होती है।
अनेक ईरानी चित्रकार यथा मीर सैयद अली भी भारत आए थे। राजस्व का सिद्धांत बादशाह को ईश्वर ईश्वर दैट मीन्स फरेइजादी, ईश्वर को उस वक्त फरेइजादी के नाम से जाना जाता था। तो सिद्धांत बादशाह को ईश्वर के तुल्य था और उनका दूत भी माना जाता था। ठीक है। अबुल फजल ने मुगल राजत्व को सबसे ऊंचा दर्जा दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार दैवीय प्रकाश के चलते राजा प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था। धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने का प्रयास अकबर के दीने इलाही और सुलह कुल ने सभी धर्मों के प्रति आदर भाव बनाए रखने की बात कही। अबुल फजल के अनुसार सुलह कुल की नीति प्रबुद्ध शासन के लिए अत्यावश्यक है, परंतु सुलह कुल की शर्त भी थी कि कोई भी धर्म राज सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएगा और आपस में कोई भी धर्म के नाम पर नहीं लड़ेगा। इस प्रकार मुगल इतिहास में अनेकों अभिलक्षण थे, जिसने बाहरी साम्राज्यों जेसुइट का ध्यान भी आकर्षित किया। इसके चलते मुगल साम्राज्य को यूरोप तक में पहचाना जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री किस हद तक अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर के वर्णन, जो कि आपके स्रोत नंबर 1 में दिया गया हुआ है, तो स्रोत नंबर 1 से मेल खाती है। ये क्वेश्चन है आपका कि दृश्य सामग्री पूछी गई है अबुल फजल के द्वारा दिए गए जो एक तस्वीर है, चित्र है, उसमें जो वर्णन है उससे मेल खाती है या नहीं। ठीक है, इसका आंसर है आपका अबुल फजल के अनुसार किसी वस्तु का हूबहू रेखांकन करना तस्वीर कहलाता है। चित्रकारी को अबुल फजल ने एक ऐसी कला समझा था जो निर्जीव को भी सजीव कर देती है। ऐसा हम इस अध्याय में दिखाए गए अनेक चित्रों को देखकर समझ सकते हैं। हिंदू चित्रकार अत्यंत उत्कृष्ट रंगीन चित्र बनाते थे। इसकी पुष्टि गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में बनाए गए तैमूर द्वारा बाबर को मुकुट भेंट चित्र से होती है। इस चित्र में बाबर के पीछे कोई प्रभा मंडल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रभा मंडल बनाने की परंपरा 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप हम बाद की तस्वीरों में प्रभा मंडल देख सकते हैं। यथा अबुल हसन द्वारा चित्रित अकबर और जहांगीर पयाग द्वारा निर्मित चित्र, जिनमें जहांगीर शाहजहां को मणि दे रहे हैं, प्रयाग द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, इस चित्र में जिसमें शाहजहां दरबार में औरंगजेब का सम्मान करते हुए दिखाए गए हैं, अत्यंत जीवंत लगता है। चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग, बारीक सजावट तस्वीरों की शोभा बढ़ाती है। लाल, हरा, नीला, पीला और काला रंग मुख्य रूप से दिखते हैं। अकबरनामा में रामदास द्वारा बनाया गया सलीम के जन्म का दृश्य, जिसमें सहनाई, नगाड़ा वादक, प्रजा व मोर सभी मनमोहक लगते हैं। जहांगीर लघु चित्रों का अत्यंत शौकीन था। मुगलों में पांडुलिपि को भी अनेक चित्रों से सजाया था। अध्याय में दिया गया चिड़ियों का दृश्य काफ़ी सजीव लगता है। इस प्रकार अध्याय में दिए गए सभी चित्र अबुल फजल द्वारा दिए गए तस्वीर के वर्णन से पूर्णतः मेल खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस प्रकार या फिर किस तरह बने? तो स्टूडेंट्स बेटे, ये क्वेश्चन आपका देखिए दोबारा भी विशिष्ट अभिलक्षण पूछे गए हैं मुगलों के, ठीक है, बादशाहों के। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे, बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर दिया गया है, ध्यान से सुने और देखें और राइट डाउन करें और याद भी करें। ठीक है, तो आपका आंसर दिया गया है, विशाल मुगल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक अधिकारी होते थे। अधिकारियों के इस दल को इतिहासकार अभिजात वर्ग की संज्ञा देते हैं। इस वर्ग के मुख्य अभिलक्षण इस प्रकार हैं:
मिश्रित धार्मिक प्रतिनिधित्व, लगभग सभी धर्मों के समूह के अधिकारी नियुक्त होते थे। ईरानी, तुरानी, राजपूत, राणा, मराठा, भारतीय मुस्लिम, ठीक है, जिन्हें शेख ज़्यादा कहा जाता था भारतीय मुस्लिमों को, तो भारतीय मुस्लिम इत्यादि सभी अभिजात वर्ग का हिस्सा थे। यह ध्यान रखा जाता था कि कोई भी दल राज्य सत्ता को चुनौती देने जिनका जितना ताकतवर ना बन पाए। मनसबदारी, 2 ओहदे, जात और संवार महत्वपूर्ण होते थे। 1000 से ज़्यादा जात रखने वाले मनसबदार अभिजात, जिन्हें उमरा भी कहा जाता था, तो मनसबदार अभिजात उमरा कहलाते थे। तैनात रकाब ऐसा अभिजात समूह होता था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में नियुक्त किया जा सकता था। सूचना प्रसार के लिए अनेक अधिकारी यथा वाकिया, नवीस, कसीद व पथमार काम करते थे। साम्राज्य अनेक सूबों और परगनों में विभाजित था। यहाँ प्रशासनिक कार्य में अधिकारी गण स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करते थे। कभी कभी यहाँ जमींदारों का साम्राज्य के प्रतिनिधित्व से मनमुटाव भी हो जाता था। समूचा अभिजात वर्ग बादशाह के प्रति जवाबदेह होता था। शासन को सर्वोपरि माना जाता था। सूबेदारों को सीधे बादशाह को प्रतिवेदन पेश करना होता था। कुछ अधिकारी बादशाह के करीब और वफादार होते थे। बादशाह अभिजात वर्ग के कुछ अधिकारियों से वैवाहिक संबंध भी कायम करते थे। उदाहरण स्वरूप अकबर ने भारमल की पुत्री से विवाह किया था। ऐसा करने से सत्ता सुरक्षित रहती थी और साम्राज्य का विस्तार भी हो पाता था। इस प्रकार अभिजात वर्ग मुगल साम्राज्य का एक ऐसा गुलदस्ता था जो वफादारी से बादशाह से जुड़ा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, राजस्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है कि जिसमें आपको राजस्व की बारे में जिसमें पूछा गया है, ठीक है, कि राजस्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। तो उसका आंसर आपको दिया गया है, मुगल साम्राज्य में राजस्व पूर्ण रूप से नया नहीं था। जैसा कि अबुल फजल बताते हैं कि ईरानी सूफी शहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो कि 1191 ईस्वी में है। ठीक है बेटा। तो सुहरावर्दी ने सर्वप्रथम राजस्व के विचार को प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार बादशाह को सीधा ईश्वर अर्थात फरीजादी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का मसीहा माना जाता था। राजा अपनी प्रजा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत होते थे। चित्रकारों द्वारा प्रदर्शित प्रभा मंडल राजा के इसी रूप का समर्थन करते हैं। एक अन्य तत्व सुलह कुल की नीति थी, जिसमें एक ऐसा आदर्श राजा बनाने की कल्पना की गई थी जहां सभी धर्मों यथा हिंदू, मुस्लिम, जैन सौहार्दपूर्ण रहें और आपस में लड़ाई ना करें। अबुल फजल तो इस नीति को प्रबुद्ध शासन के लिए मूलभूत आवश्यकता मानते थे। इसी के चलते अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। बादशाह को परोपकार की मूर्ति के रूप में देखा जाने लगा। अबुल फजल प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में बताते हैं। बादशाह अपनी प्रजा के जीवन, धन, सम्मान व विश्वास की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बदले प्रजा को राजा की आज्ञाओं का पालन करना होता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही दैवीय मार्गदर्शन व शक्ति सत्ता को समझ पाते थे। इस प्रकार उपरोक्त सभी तत्वों ने मुगल साम्राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किया। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन के समय यह आदर्श भाव कम होने लग गया था। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो ख़त्म होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, तो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपके निबंध ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे और आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम था आपका पार्ट नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, और इसका नाम था आपका शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार।
लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, तो आप सब इसको देखिए और पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ वगैरह भेजूँ, डाउनलोड करूँ आपके लिए, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप इसका लाभ, इसका बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, इसका बेनिफिट उठा पाए और दूसरे बच्चों को भी या दूसरों को भी, आप दूसरे फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।